दोस्तों नमस्कार। लौटना ही पड़ा चुनाव के रास्ते, क्योंकि इस वक्त देश के भीतर चुनाव ही मुद्दा है। सामान्य तौर पर चुनाव के भीतर मुद्दे होते हैं जिस पर जनता वोट देने के लिए निकल कर आती है, और जनता ने कोई कोताही नहीं बरती, तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। वह केरल हो, वह पुडुचेरी हो, या फिर असम ही क्यों ना हो। और इसके बाद नंबर तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का है। लेकिन हमने जब शुरू में कह दिया कि चुनाव ही मुद्दा है, तो अब चुनाव को लेकर दृष्टिकोण बदल चुका है, क्योंकि आज जो वोटिंग पैटर्न केरल से लेकर असम तक नजर आया, उसका संदेश बहुत साफ है। हालांकि यह संदेश बिहार में दिया गया था। यह कहकर दिया गया था कि अक्सर जनता सत्ता बदलने के लिए नहीं निकलती है, वह जिनके साथ खड़ी होती है उनको रिकॉर्ड जीत के साथ जिताने भी निकलती है। लेकिन पारंपरिक तौर पर चुनाव का मतलब भारत में जनता अगर निकल कर आ गई और पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए तो फिर मानकर चलिए सत्ता बदल रही है। 2016 में गगोई की सत्ता गई थी। उस वक्त असम के भीतर 84.12% की वोटिंग हुई थी, जो एक रिकॉर्ड था। इस बार तो यह भी रिकॉर्ड टूट गया और 85% से ज्यादा वोटिंग असम में हो गई। लेकिन क्या सत्ता बदल जाएगी? सत्ता बदल रही है क्या? यही मैसेज है। धीरे धीरे इस तक पहुंचेंगे हम, लेकिन उससे पहले दो तीन बातों पर गौर कर लीजिए। यह चुनाव ताकत का प्रतीक है। यह चुनाव इस देश के भीतर चुनाव आयोग जैसी संस्था की साख कहां पर है और उसकी ताकत राजनीतिक तौर पर मजबूत है या फिर वह लोकतांत्रिक तरीके से पारदर्शी है। चुनाव इस बात को लेकर भी है। इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दों में असम जैसा राज्य, जहां पर जेंजी की मौजूदगी भी कई मौकों पर नजर भी आई, और जुबिन गर्ग को लेकर भी कई सवाल असम की गलियों में घुमड़ते रहे। इन सब के बीच लोकप्रियता के चरम पर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सबने पहुंचते हुए देखा भी, और विपक्ष ने जो आरोप लगाए वह भी चरम पर थे। ऐसे आरोप इस देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैली करते रहे, दूसरी तरफ राहुल गांधी यह मैसेज देते रहे कि उनकी लड़ाई सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस को लेकर है। उसमें मुख्यमंत्री भी शरीक हैं, और मुख्यमंत्री कहने से चूके नहीं, बख्शूंगा किसी को नहीं। जनता कहां पर है? जनता के मुद्दे कहां पर है? वो महंगाई, वो बेरोजगारी कहां पर है? वो घुसपैठ का ही मसला क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ जो परिस्थितियां माइनॉरिटीज की छुपी रही, और असम के भीतर तो लगभग 37% मुस्लिम आबादी है। परत दर परत परिस्थितियां क्या वाकई बदलती चली गई? और पहली बार आज चुनाव को लेकर इसलिए विश्लेषण की जरूरत पड़ गई क्योंकि इससे पहले बिहार में तो बाकायदा कैमरे में एक पत्रकार ने कैद किया था क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हरकत इस देश के भीतर पॉलिटिशियंस की नहीं हुई थी। विपक्ष को भी होश आया नहीं था। रिजल्ट आया और चला गया, और उन्होंने मान लिया सब कुछ सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद, चुनाव आयोग के भीतर से गेट आउट के नारे भी इस दौर में आते आते लगने लगे। तो आज चुनाव को देखा कैसे जाए, यह वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम में 85% से ज्यादा वोटिंग हो गई, केरल में 75% से ज्यादा वोटिंग हो गई, पुडुचेरी में तो 87% भी पार कर गया। अब सवाल इन सब के बीच है, अगर रिकॉर्ड बन रहे हैं तो क्या यह सत्ता बदलाव के प्रतीक है, या फिर बिहार के चुनाव ने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसका मतलब यही होता कि दरअसल वोट तो इसीलिए पड़ते हैं कि सत्ता बनी रहे, सत्ता बरकरार रहे। उसके पीछे कितना पैसा फूंका गया, कौन से अधिकारियों को बदला गया, या वाकई पूरी तरीके से नहीं बदला गया, यह सवाल भी इस इलेक्शन के भीतर है। क्योंकि असम में बहुत सारे अधिकारियों को बदला ही नहीं गया। बंगाल में बदला गया जहां वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में बदला गया जहां वोटिंग होनी है, केरल में बदला गया जहां वोटिंग हो चली है, असम में नहीं बदला गया। यह भी एक मुद्दा है। यानी जनता के मुद्दे गायब, और चुनावी मुद्दे इलेक्शन कमीशन के दायरे से निकलते हुए उस लोकतंत्र के सामने जाकर खड़े हो गए जहां आज 85% से ज्यादा वोटिंग हुई, और वो संकेत दे रहा है कि उसके पड़ोस में पश्चिम बंगाल है, जहां की सत्ता आज पलटी, कल पलटी या नहीं पलटी, या वहां के पारंपरिक वोटर उनके साथ रहे। बड़ी तादाद में एसआईआर के जरिए बहुत कुछ बदला जा चुका है। हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। हमारी टीम ने परखना शुरू किया कि आखिर असम के भीतर का सच है क्या। कई खेमों में सच निकल कर आया, लेकिन उसकी शुरुआत तो इस बात से शुरू में ही कह देनी चाहिए कि दरअसल 2,43,000 वोट पिछली बार की तुलना में कट चुके हैं। यानी इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस बार 2,43,000 वोट कट गए। वो परसेंटेज क्या इस परसेंटेज में जुड़ गया, और फिर वही स्थिति आकर चुनाव आयोग ने खड़ी कर दी, या फिर वहां के वोटरों ने खड़ी कर दी। इसके पीछे हमें लगता है आज सीए एनआरसी का जिक्र जरूरी नहीं है, लेकिन डीलिमिटेशन का जिक्र शुरू में कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सामने जो तस्वीर उभरेगी
वो बहुत साफ तौर पर बदलाएगी कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है और सत्ता के पक्ष में वोट क्यों कैसे पड़ जाते हैं, इसके मतलब मायने होते क्या हैं। 2023 में याद कीजिए, जब डिलिमिटेशन हो रहा था और उसके बाद 2025-26 में एसआईआर हुआ, शेड्यूल कास्ट की सीट बढ़ गई 8 से 9 हो गई, शेड्यूल ट्राइब 16 से 19 हो गया। जो वेस्ट करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां 1 सीट थी, वो 2 सीट हो गई। बोडोलैंड में 11 सीट थी, वो 15 सीट हो गई। देवनाजी डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट थी, वो 3 सीट हो गई। यानी ध्यान दीजिए, तो लोअर असम में 2 सीट कम हो गई, अपर असम में 1 सीट कम हो गई, बराक वैली में 2 सीट कम हो गई, 15 से 13 पर आ गए। बीटीआर में 4 सीट बढ़ गई। जो मुस्लिम बहुल बारपेटा का इलाका है वहां 8 से 6 सीट पर आ गए, यानी सीटें कम हुई उस डिस्ट्रिक्ट के भीतर में। और टोटल अगर माइनॉरिटीज का जिक्र यहां सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 37% मुस्लिम के आश्रय पिछले चुनाव में 16 एमएलए कांग्रेस के थे, 14 एमएलए एआईयूडीएफ के थे और दूसरी पार्टी का ना यही 30 एमएलए थे, यानी कुल 24%, आबादी 37%, एमएलए की भागीदारी जीत के साथ 24%। टोटल 35 सीटों पर प्रभाव इससे पहले मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर देखा जाता था। जो डीलिमिटेशन के बाद की परिस्थिति बनी उसमें तकरीबन 11 सीटें कम हो गई मुस्लिम बहुल की, यानी बांटा इस तरीके से गया जिससे वो कम हो जाए, वो 24 सीट हो गई। अब आप कहेंगे अच्छा, मुस्लिम बहुल का मतलब यह है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी को वो वोट चाहिए भी नहीं, इसीलिए वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं है, मुस्लिम वोटर उसे चाहिए नहीं। और इस परिस्थिति के बीच कांग्रेस और एआईडीएफ बची। पिछली बार महाजोट के आश्रय दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जो भी हुआ वो बाद में जिक्र होगा, पहले तो इस बात का जिक्र होना ही चाहिए कि आखिर इस परिस्थिति के भीतर असम का मैसेज है क्या, क्योंकि यही मैसेज बंगाल में रेंगने वाला है। इसी तर्ज पर वोटिंग होने वाली है, वहां भी मानकर चलिए 85% प्लस की वोटिंग होगी ही। लेकिन बात इतनी नहीं है। दरअसल बात यह है कि इन सब के बीच जो सेंट्रल असम है वहां पर जो 19 सीटें आती है, जिसमें दिया, हसाओ, करबी आंगलैंग, वेस्ट करबी आंगलैंग, मोरीगांव, नौगांव, होजाई, ये जो अलग अलग 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसकी 19 सीटों में से पिछली बार एनडीए का प्रभाव ज्यादा था, 12 सीटें जीती थी। इस बार खेल उलट सकता है, 12 सीटें बीजेपी के पास ना जाकर विपक्ष यानी कांग्रेस और एआईडीएफ के पास जा सकती है। आप कहेंगे ये तो झटका लगेगा सेंट्रल असम में। बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि असल सवाल कांग्रेस के लिए अपर असम का ही रहा है, जहां पिछली बार उसका पूरा सफाया हो गया था। इसलिए यह सवाल था कि वो गोलाघाट हो, जोरहाट हो, मांजुली हो, शिवसागर हो, डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, चारदेव हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का अपर हैंड इस वक्त भी मौजूद है। और जो व्यापक तरीके से वोटिंग हुई है इस इलाके में मायने रखती है, वो खास तौर पर वोटिंग बढ़ी है। लेकिन पूरे असम के भीतर का एक अनूठा सच हमारी टीम ने बताया कि दरअसल जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनके लगभग 95% वोटिंग हुई है। लेकिन जिस तरीके से डीलिमिटेशन के बाद एसआईआर की परिस्थिति आई, उसके बाद आज की वोटिंग में 27 सीट ऐसी है खुली तौर पर जहां पर परिवर्तन जो पिछली बार जीते थे इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। यह मैसेज बहुत साफ है। यह 27 सीट है कौन सी? इसमें अलग अलग जिले हैं। करीमगंज के जैसे पाथलकांडी है, करीमगंज नॉर्थ है, हैलीकांडी की जैसे कटली चेरा है, पिछली बार एआईडीएफ जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है। करीमगंज नॉर्थ में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। पाथरगाड़ी में बीजेपी जीती थी, कांग्रेस जीत सकती है। चाचर डिस्ट्रिक्ट के भीतर में उघार कांड जो बीजेपी जीती थी वो कांग्रेस जीत सकती है। बारटोला में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। काठीगोरा में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। चिरांग के भीतर जो बिजनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां बीजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस जीत सकती है। गोलपाड़ा में की धुधनई में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। बाजलई के भवानीपुर में एआईडीएफ जीती थी, इस बार एजीपी का वहां प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। नलबाड़ी में, बार खेत्री में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। कलिंगांव में जो दरंग का इलाका है वहां पर बीपीएफ जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है। सिपाशहर में बीजेपी जीती थी, कांग्रेस जीत सकती है। उदालगिरी के भीतर उदालगिरी सुरक्षित सीट है, यहां पर यूपीपीएल जीती थी, इस बार वो हार सकती है। विश्वनाथ जो बीजेपी जीती थी वहां पर कांग्रेस जीत सकती है। मोरीगांव के लहरी घाट पर कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीत सकती है। नौगांव के बलरामपुर में बीजेपी जीती थी, कांग्रेस जीत सकती। ये स्थिति जो 27 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद लुमडिंग है, गोलाघाट है, जोराट है, तियोक है, नजरा है, थ्रोड़ा है, नौ बाइचो है, लखीमपुर में है, ठकुआ खाना है, दुलिया जान है, डुमडुमा है, जहां तिनसुकिया में आता है, जहां बीजेपी जीती थी, इस बार वो हार सकती है। डुलिया जैन में भी बीजेपी हार सकती है। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ तौर पर है कि जो अपर असम है वहां पर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा और लोअर असम में जो कांग्रेस के प्रभाव में आता था वहां कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया।
यह कहानी कांग्रेस के इर्द गिर्द घुमड़ जरूर रही है, लेकिन इन सबके बीच जो मिडिल असम है वहां पर लगभग बराबरी की टक्कर है और बराक वैली में भी कमोवेश एक सरीखी स्थिति है। यह मैसेज क्यों निकल कर आ रहा है कि जहां जहां वोट ज्यादा पड़े बावजूद इसके वो सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं गए। हमने 27 सीटों का जिक्र शुरू में सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि ये 27 सीटें वाइबल डाइबल है। यहां कौन जीत सकता है नहीं जीत सकता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पिछली बार की तुलना में वहां पर नई जीत आपको दिखाई देगी। इसलिए इन जगहों पर तकरीबन 16 जगहों पर उम्मीदवारों को बदला गया। वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो एजीपी हो, वो एआईडीयूएफ हो, इन्होंने बदला है। लेकिन इसके बाद की परिस्थिति इसलिए हैरान करने वाली है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। दरअसल ये चुनाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वोटिंग पैटर्न, वोटरों की मौजूदगी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वोटरों में जिनका वोट डिलेट हो गया है और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा वोट होना चाहिए, जो इश्यू है वो घुसपैठ का इश्यू यहां पर भी बहुत व्यापक है। और इन परिस्थितियों के भीतर जो सवाल है वो सवाल सिर्फ इस बात की दिशा में जा रहा है कि किसको कितने पैसे बटे या नहीं बटे, या कौन सत्ता में आएगा तो ज्यादा सुविधा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। असम के भीतर भीतर 2 बार चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और यह मैसेज असम के जरिए पश्चिम बंगाल को छू रहा है। पश्चिम बंगाल के भीतर भी अपने तौर पर बीजेपी की महत्ता अपने उम्मीदवार, वैचारिक तौर के उम्मीदवारों के आधार पर नहीं है। यानी चुनाव का मतलब भारत में पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं बच पा रही है, यह मैसेज है। इसीलिए इस चुनाव को घेरने की जरूरत पड़ गई क्योंकि केरल में लेफ्ट के जो स्टॉलवर्ड थे उनको टिकट नहीं दिया गया तो वह इंडिपेंडेंटली बाहर निकल कर आ गए और कहा हम चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन अपने बूते चुनाव जीत कर दिखलाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एलडीएफ वहां कमजोर दिखाई दी, यूडीएफ आगे निकल रही है। यह लगभग 19-20, 19-21 का अंतर आपको केरल में नजर आएगा जहां पर यूडीएफ आपको जीतती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब आप असम में आपकी एंट्री होती है तो असम का सवाल भी बंगाल की तर्ज पर ही है। वहां पर भी जो पॉलिटिकल नेता हैं उनकी जरूरत अगर बीजेपी को चाहिए तो ऐसा नहीं है कि संघ की विचारधारा को लेकर कोई इस विचारधारा के साथ असम में घुस जाए कि देखिए हम राष्ट्रवाद प्रेमी हैं, हम तो सीमा की रक्षा करने वाले हैं, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है यह मोदी जी से सीख लीजिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है यह राहुल गांधी से सीख लीजिए। जी नहीं, कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना असम के भीतर यह पहला मैसेज रहा कि दरअसल मुख्यमंत्री भी तो कांग्रेस से निकल कर आया है और उसकी पैठ जो है वो नीचे और भीतर तक है। नीचे और भीतर तक का मतलब यह होता है जमीन पर खड़े कांग्रेस के वोटरों को भी वो जानता है, और भीतर का मतलब यह होता है कि कांग्रेस के भीतर कौन कब चुनाव के वक्त कैसे रूठता है, उसको कैसे निकाला जाता है। तो दर्जन भर नेताओं को इस चुनाव के भीतर निकाला गया। आखिरी क्षणों में एक तो स्टॉलवर्ड को भी ले लिया गया। आज किसी नाम का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक दूसरा सवाल और बड़ा हो गया। अगर असम में ऐसा है तो बंगाल में भी ऐसा है। बंगाल में टीएमसी के नेताओं की एंट्री बीजेपी में होती चली गई। यानी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी है जिससे महसूस होता हो वोटर को या दूसरे नेता को कि हम तो इस विचारधारा के हैं नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है। दरअसल यह स्थिति अब खत्म हो गई। इसमें एक नया हिस्सा भी जुड़ा है जिसका बड़ा प्रयोग असम के चुनाव में इस बार हुआ है, और वो अगर रिजल्ट के तौर पर कैसे उभरेगा उससे शायद बीजेपी और संघ की अपनी सोच भी बदल जाए। आप सोच रहे होंगे कैसे। संघ ने अपने लोगों को उस रूप में इन्फिल्ट्रेट नहीं किया जितने भ्रष्टाचार के आरोप वहां की राजनीतिक सत्ता पर लगते रहे, और आखिरी वक्त में जो पासपोर्ट का मसला निकल कर आया उसमें पहली बार सरसंचालक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मसला करप्शन का, इंटरनल सिक्योरिटी का, करप्शन के साथ खड़ी हुई राजनीतिक सत्ता का। तो उन्होंने बड़े संवेदनशीलता के साथ एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख दिया, या कहें प्रधानमंत्री को लिख दिया, या वो भी मत कहिए, ये सोचिए कि एक पुराने प्रचारक को लिख दिया जो संयोग से प्राइम मिनिस्टर भी है। अब सवाल यह है कि उसके जरिए कौन से मुद्दे उठने चाहिए, कैसे उठने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो पुराने बीजेपी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ी। यानी संघ से निकले हुए शख्स हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, और संघ इस बात को बाखूबी जानता है कि अभी तक तो वो सोचता था कि ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का उसके हिसाब से चलेगा, वो रास्ता कट गया। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, वो रास्ता कट गया, उसमें भी संघ की नहीं पूछी गई। अब सवाल जब इशू का आया तो ऐसे में हर जहन में यह सवाल होता है कि 2004 में एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया को लेकर संघ ने कहा था हम साथ नहीं देंगे, और उसके बाद बीजेपी जब चुनाव हार गई तो संघ अपनी छाती पीटती रही, तमगे लगाती रही कि देखिए हमने ही कहा था कि हम साथ नहीं देंगे, तो आप चुनाव हार गए। और उसके बाद कमोवेश हर चुनाव में यह माना गया कि संघ का स्वयंसेवक अगर राजनीति की जमीन पर चलने लगेगा तो फिर बीजेपी को जीत मिलना तय है, क्योंकि उसकी पहुंच पकड़ बहुत भीतर तक होती है।
लेकिन असम में तो ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर का सवाल उठा नॉर्थ ईस्ट के भीतर, तो उसमें भी संघ गुस्से में था, आक्रोशित था, उदास था, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन उसको भी अपने तरीके से दिल्ली ने देखा। और नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता के तौर पर हेमंत विश्व शर्मा को इसलिए रखा गया क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा राजनीतिक तौर पर उन हर गलियों से वाकिफ है जो नॉर्थ ईस्ट के भीतर जाती है। उन गलियों से कहां से कैसे पैसा रिफंड होता है उसकी भी जानकारी उनको रहती है, कहां पर कैसे किसको खड़ा करना है, किसको बैठाना है, इसकी जानकारी भी रहती है, दिल्ली तक किस रास्ते को पहुंचाना यह भी जानकारी रखते हैं। यानी नेता के तौर पर उनकी पकड़ मणिपुर में उगने वाले घास से लेकर नागालैंड के भीतर चलने वाली गाड़ियों की कतारों तक को उनकी जानकारी में रहती है चीजें। लेकिन सवाल पहली बार इलेक्शन के दौर में जनता के मुद्दों का नहीं है। मुद्दा इलेक्शन है। इलेक्शन के साए तले चुनाव आयोग खड़ा है। चुनाव आयोग से पहले सरकार की पॉलिसी जो डिलिमिटेशन के जरिए उभर कर सामने आई थी, उसके बाद एसआईआर की परिस्थिति आ गई, और जब इलेक्शन हुए तो उसमें पहली बार जनता के जो परसेंटेज ऑफ वोट थे वो अगर बढ़े दिखाई दे रहे हैं तो उसको इलेक्शन कमीशन इस रूप में भी देखता, इतने वोट तो हमने काट दिए थे, यानी वोटिंग पिछली बार की तरह ही हुई है। अगर 2-2.5 लाख वोट बढ़ गए तो इसको इस रूप में मत देखिए कि लोग सड़कों पर आ गए निकलने के लिए कि हम बदलाव कर देंगे। इसको इस रूप में देखिए पिछली बार की तुलना में टोटल कम हो गया तो एवरेज बढ़ गया। तो क्या बंगाल के भीतर भी यही असर पड़ने वाला है जहां 91 लाख वोट कट चुके हैं और एक नई तरीके की इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत असम चुनाव से हो गई? हो तो गई थी बिहार से ही, और बिहार के भीतर अपने राजनीतिक प्रयोग के जरिए सब कुछ दिखा दिया गया। लेकिन नया सवाल यह है कि अगर इस इलेक्शन की फिलॉसफी इस रूप में चलती है जहां पर 3 बातों का जिक्र असम के चुनाव के रिजल्ट को लेकर अभी से होने लगा है। पहला मसला यही है कि असेंबली हंग होगी, किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। दूसरा मुद्दा है लगभग बराबर मिलेंगे। बराबर को लेकर जो जानकारी, जो तमाम आंकड़े बैठाते हुए जो सामने निकल कर आई, उसके मुताबिक यह है कि दरअसल 60 से 65 सीट के बीच में कांग्रेस रहेगी, 57 से 63 सीट के बीच में बीजेपी रहेगी। यह है हिसाब किताब दोनों पॉलिटिकल पार्टी का। तीसरी परिस्थिति एक और है जो पूरे तरीके से बिहार की दिशा में जा रही है, और अगर बिहार की दिशा के अनुकूल रिजल्ट आ गया जहां पर ज्यादा बड़ी तादाद में वोट देने जनता आई लेकिन सत्ता को बरकरार रखते हुए ज्यादा बड़ी ताकत वो दे रही है, यह मैसेज नीतीश कुमार के जरिए जो बिहार में प्रयोग हुआ। संयोग से आज ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा अब मैं बिहार से उब गया हूं, यानी जो शख्स सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहा अब वो उब चुका है और वो दिल्ली में रहेगा, राज्यसभा का सदस्य बन गया और कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। ये सारी बातें इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की राजनीति उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता इस हकीकत को दिल्ली से लेकर कमोवेश हर उस राज्य की राजधानी में जानती और समझती है जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है ज्यादातर बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है। हर कोई जानता परखता है कि दरअसल सत्ता गंवाने के बाद की परिस्थितियों का सामना कौन कैसे किस रूप में करेगा, और इसको लेकर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यह मैसेज ममता बनर्जी के लिए भी है और यह मैसेज स्टालिन के लिए भी है। इसीलिए यह सवाल बहुत बड़ा नहीं है कि असम के भीतर के चुनाव परिणाम में हेमंत विश्व शर्मा दोबारा आ जाएंगे। अगर वो आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे या दिल्ली उनको बुला लिया जाएगा, यह भी सवाल दिल्ली की कोठरी में गर्म है। जीत जाइए उसके बाद आप आ जाइए, बहुत हुआ। अब तो आपके खिलाफ संघ भी कुछ कुछ कहने लगा है, आप नहीं रहेंगे। यानी इलेक्शन के बाद का पहला मैसेज है बीजेपी जीते तो भी हेमंत विश्व शर्मा को वहां से बुला लिया जाएगा और एक नया मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल है इन सब के बीच, अगर इस परिस्थिति में हंग स्थिति होती है तो फिर किसके पक्ष में कौन जाएगा यह भी बताने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ एक पॉइंट पर उलझा हुआ है, क्या कांग्रेस इतनी बड़ी ताकत से जीत सकती है जहां पर उसकी खरीद फरोख्त हो तो भी उसकी सरकार बन जाए? यह भी सवाल मुश्किल भरा है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से कुलांचे मारते हुए नेताओं की आवाजाही सबसे बड़े कद के तौर पे तो मध्य प्रदेश में ही देखी गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर से उधर चले गए और सत्ता पलट गई। यह स्थिति कर्नाटक के भीतर भी देखी गई थी, कई राज्यों में देखी गई थी, अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के चुनाव का मूल मंत्र यही है, अब दिल्ली कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और कोई रिस्क ना लेने की परिस्थिति के बीच में चुनाव का आकलन जब होता है तो सिवाय इसके कि किस सीट पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पिछली बार जीती थी, इस बार वो कमजोर है, इसके जरिए होता है। लेकिन डीलिमिटेशन ने उन परिस्थिति में भी लगभग
40 से 45% का हेरफेर कर दिया या उसको ढक लिया। यह खतरे की घंटी बंगाल के लिए है, जो असम से निकलकर आ रही है, और दिल्ली की सत्ता रिस्क लेने को तैयार नहीं है। केरल तक उसकी पहुंच नहीं है, इसीलिए वहां यूडीएफ 1921 के दौर में तो जीत जाएगा, लेकिन बात असम और उसके बाद बंगाल की है, और शायद इन दोनों से हटकर आने वाले वक्त में हर उस चुनाव की है जिस चुनाव को लेकर अभी तक जो चर्चा, जो मैनिफेस्टो, जो नेताओं को टिकट देना उसकी होती थी, अब यह भूल जाइए, क्योंकि यह एक लिहाज से आखिरी लॉट का चुनाव है जिसका पटाक्षेप 2027 के यूपी इलेक्शन में होना ही है, क्योंकि दिल्ली रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद को इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब गेट आउट कहते हैं, तो भी देश खामोशी से उसे सुन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।